So warm welcome to my YouTube channel SRM Study Point में आपका हार्दिक स्वागत है. So after for long time I'm making this video on YouTube. So yes, my exam is going on. So आज देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एंड्रिक फिल्म के बारे में पढ़ाया था और शायद वो हमारी 5th पार्ट था हमारा. आज देखते हैं 6th पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. चैप्टर इज समकालीन विश्व में अमेरिका वर्चस्व. दोस्तों, जैसे मैं आपको YouTube पे पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल. सो आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादा जो प्रेफरेंस करता हूँ वो CBSE की जो NCERT बुक है उसको ज़्यादा मैं प्रेफरेंस करता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि एक एक पॉइंट आपको ऐसी तरह समझा दूँ ताकि आपको कहीं इंस्टीट्यूट जाने की कोई नीड ना हो और घर बैठे आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूसली कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट मुझे सपोर्ट करते रहिए. और जो भी आपके कमेंट देखता हूँ, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किए स्टूडेंट ने. सो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग मी एंड लाइकिंग ऑन माई चैनल. आज दोस्तों हम पढ़ेंगे कि जैसे कि मैंने बताया एंड्रिक फ्रीडम जब चलाया गया था अमेरिका के बाद, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो वैसे ही शो हो जाता है कि अमेरिका इज अ पावरफुल कंट्री इन ऑल द वर्ल्ड. देखते हैं कि अमेरिका एक वर्चस्व वाला देश हो गया. और अगर हम वर्चस्व वाला देश बोल रहे हैं तो उसके सब कॉन्टिनेंट या सब कंपोनेंट या सब कह सकते हैं कि कुछ पैमाने भी लिए जाते हैं, कुछ प्रक्रिया भी होती है जिससे कि ये फिक्स होता है, जिससे कि ये तय होता है कि अब अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वर्चस्व वाला देश बन चुका है. तो दोस्तों देखते हैं आगे कि ये वर्चस्व जो वर्ड आया है, जो हेगमनी जो इंग्लिश में बोलते हैं, हेगमनी वर्ड जो आया है वो रियल में है क्या. आज आपको इस वर्ड से रूबरू कराऊंगा. वो एग्जाम में 1 नंबर में आता है कि वर्चस्व से आप क्या समझते हैं. तो इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज हेगोमनी एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेगोमनी. तो दोस्तों देखते हैं कि ये इसका मतलब क्या है, क्या होता है वर्चस्व का अर्थ. ठीक है दोस्तों, क्या होता है वर्चस्व का अर्थ. जैसे कि हम जानते हैं कि हम किसी भी कंट्रीज को वर्चस्व वाला देश बोलते हैं तो उसके कुछ प्रक्रिया होती हैं. जैसे कि कुछ आर्थिक स्तर पर देखते हैं वो क्या होगा, मजबूत होगा. राजनीतिक स्तर पर देखते हैं वो क्या होगा, मजबूत होगा. और सांस्कृतिक स्तर पर भी देखते हैं वो क्या होगा, मजबूत होगा. ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे कुछ. वर्चस्व का अर्थ ये होता है कि अगर कोई भी देश इन 3 प्रक्रियाओं में सबसे मजबूत स्थिति में है, जैसे कि आर्थिक स्थिति अच्छी होगी उसकी, राजनीतिक अच्छी होगी, सांस्कृतिक अच्छी होगी. तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया सर कि ये सारी जो फैसिलिटीज जो आपने जो पैमाने जो प्रक्रिया लिखवाई हैं वो अधिकतर कंट्री में हमें देखने को मिल जाती है. दोस्तों मैं ये बात कर रहा हूँ 1947 टू 1991 जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही महाशक्ति अमेरिका रह जाता है. लेकिन आज के कंट्री में बात करूँ तो भी अमेरिका से कोई पावरफुल भी कोई कंट्री नहीं बनी है. ठीक है, आप देखते हैं कि ऐसा क्या होता है इसमें. पहले देखते हैं कि आर्थिक स्तर पर अगर कोई देखें कि ये वर्चस्व वाला देश है या नहीं, तो अगर कोई भी देश विश्व में सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न होगा, अगर उसके पास ज्यादा अच्छा खासा पैसा होगा और जो उसकी जो करेंसी है वो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे डिमांडिंग वाली होगी, तो क्या कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक से आर्थिक रूप से काफी मजबूत है. ओके दोस्तों, अब देखते हैं कि राजनीतिक स्थिति को भी देखकर ये महसूस किया जाता है कि ये वर्चस्व वाला देश है. क्योंकि अगर राजनीतिक स्तर की कमजोर होगी तो क्या होगा, उसका अगर ढांचा ही कमजोर होगा तो बिल्डिंग नहीं खड़ी करी जा सकती. तो राजनीतिक तो बहुत ही मेन है इसमें. और अगर राजनीतिक स्तर से वो मजबूत हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये वर्चस्व वाला देश है. अब संस्कृति, जिसकी संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अहम भूमिका निभाती है. जैसे कि हम बात करें अपनी कल्चर की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कल्चर देखने को नहीं मिलती, लेकिन अब कुछ कारणों की वजह से या कह सकते हैं
कुछ ऐसे मूवमेंट की वजह से हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी जो संस्कृति है वो डेवलप हो रही है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि इस्कॉन में काफी जो हरे कृष्णा वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि आपने देखा होगा अमेरिका में भी काफी जो अंग्रेज लोग हैं वो हमारे ही कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम भी देख सकते हैं कि जो हमारी जो कल्चर है कहीं ना कहीं फल फूल रही है, जैसे कि अमेरिका की नीली जीन्स वो भी क्या है एक उसकी संस्कृति में ही आती है। दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक पॉइंट इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि वर्चस्व और सहन शक्ति का क्या अर्थ है। अगर मैं बोलूं कि वर्चस्व और सहन शक्ति में क्या अर्थ है, एक नंबर में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्चस्व और सहन शक्ति में क्या डिफरेंस है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो कोई भी देश है, अगर सोल्जर उसके अच्छे हुए, सैनिक अच्छे हुए और सैन्य रूप से काफी मजबूत हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये एक वर्चस्व वाली कंट्री है। जैसे कि अमेरिका का एग्जांपल लें तो क्या होता है, आप देखते हैं ना अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है वो काफी मजबूत है, क्योंकि ये जो पॉइंट है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा बताता हूँ उसके बारे में ये रियल में है क्या। तो दोस्तों देखते हैं कि हम अमेरिका की सैन्य व्यवस्था को, वो काफी इंटरनेशनल लेवल पर काफी मजबूत है, जैसे कि आप सभी इसे रूबरू हो चुके हो या आप इसे जानते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह अमेरिका सैन्य शक्ति के रूप में इतना पावरफुल बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसकी सैन्य व्यवस्था क्या है, बहुत मजबूत है। क्योंकि एक क्वेश्चन है, क्योंकि अमेरिका अपने घर बैठे वो किसी भी देश को पंगु बना सकता है, घर बैठे वो किसी कंट्रीज पर मिसाइल दगा सकता है, मार सकता है किसी को भी। तो हम देखते हैं कि सैन्य स्तर पर अमेरिका कितना वर्चस्व वाला देश है। सो आई होप दैट आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि अमेरिका की जो सैन्य व्यवस्था है वो रियल में कितनी मजबूत है, क्योंकि आप भी अब देखेंगे ना तो सही में इतना मजबूत अमेरिका हो चुका था उस समय। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। So you can capture this image